ममता को कानूनी झटका, 20 सांसदों ने कर दिया खेला। जी हां दोस्तों, 20 सांसद पहले से खेला कर रहे थे, लेकिन आज हम आपको टेक्निकल तरीके से बताने जा रहे हैं कि ममता बनर्जी का खेला हो गया है। जी हां दोस्तों, टीएमसी कांग्रेस विलय हो, ये पूरी तरह से हटा दिया गया है। जो विलय होने की बात खबर थी, लेकिन सवाल सीधा है, टीएमसी के बागी सांसद और नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में जो चले गए हैं, उनकी कुल संख्या टीएमसी के कुल सांसदों की 2/3 से ज्यादा है। तो क्या यह दल बदल है या वैध विलय है, इसी पर सबसे बड़ा सवाल है। अगर यह मामला लोकसभा स्पीकर के पास जाता है और फिर कोर्ट में जाता है, तो किसका पलड़ा भारी होगा। दोस्तों, इस पूरे मामले में बागी सांसदों का पलड़ा हल्का नहीं है, बल्कि काफी भारी दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये मामला सामान्य दल बदल का नहीं है। ये मामला पैराग्राफ 4 की उस सुरक्षा का है जिसे संविधान ने खुद रखा है। सबसे पहले कानून को आसान भाषा में समझते हैं। 10वीं अनुसूची का पैराग्राफ 2 कहता है कि अगर कोई सांसद अपनी पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। यानी टीएमसी के टिकट पर जीतने के बाद में दूसरी पार्टी में चले गए तो पहली नजर में यह दल बदल दिखेगा, लेकिन यहां ही पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि पैराग्राफ 4 कहता है कि अगर मर्जर यानी विलय की स्थिति है तो दल बदल कानून लागू नहीं होगा। अब पैराग्राफ 4(1) कहता है कि किसी सांसद को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा अगर उसकी ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज होती है और वह सांसद दावा करता है कि वह और उसके साथ के सदस्य उस दूसरी पार्टी के सदस्य बन गए हैं। अब यहां टीएमसी का पक्ष कहेगा कि ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी यानी टीएमसी तो एनसीपीआई में मर्ज नहीं हुई, इसलिए बागी सांसदों को एनसीपीआई में जाना दल बदल है। लेकिन यहीं आता है इस पूरे केस का सबसे बड़ा हथियार, पैराग्राफ नंबर 4(2). पैराग्राफ 4(2) कहता है कि पैराग्राफ 4(1) के प्रपोज के लिए ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का मर्ज माना जाएगा अगर कंसर्न और एक तरह से कहें कि जो कंसर्न है पार्टी है उसके कम से कम 2/3 सदस्य उस मर्जर से सहमत हो। तो यानी कानून खुद कहता है कि लीगल फंक्शन बनता है। कानून कहता है कि अगर 2/3 सांसद उस मर्जर से सहमत हैं तो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का मर्ज एक तरह से कहें डीम्ड माना जाएगा और यही शब्द बागियों की सबसे बड़ी ढाल है, डीम्ड। अगर टीएमसी के 28 सांसद और उनके 20 एनसीपीआई में जाने पर सहमत हैं तो 2/3 की सीमा पार हो जाती है। 2/3 का आंकड़ा 19 के आसपास बैठता है और दावा 20 सांसदों से ज्यादा का है। इसका मतलब बागी गुट कहेगा कि हम भागे हुए सांसद नहीं हैं, हम संसदीय दल का संवैधानिक जो है हमारे पास बहुमत है। यहां टीएमसी का एक तरह से कहें कि टीएमसी का जो है वो पार्टी संगठन ममता बनर्जी के पास है, जो पूरा खाका है। पार्टी का नाम, झंडा, चुनाव चिन्ह, कार्यकर्ता उनके पास है। लेकिन बागी गुट का जवाब होगा कि हम पार्टी पर कब्जे का दावा नहीं कर रहे हैं, हम एनसीपीआई में मर्जर प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। हमें सिर्फ यह साबित करना है कि लिगलिस्ट्रेट पार्टी के 2/3 सदस्य एनसीपीआई में जाने या मर्ज से सहमत है। और अगर यह साबित हो जाता है तो पैराग्राफ 4(2) खुद कहता है कि मर्जर माना जाएगा। यही वह बिंदु है जहां बागी सांसदों का केस मजबूत हो जाता है। अब सवाल आता है, कोकिला घोष तस्दीर को एनसीपीआई का अध्यक्ष बनाने से क्या फायदा होगा। जी हां दोस्तों, कानून की नजर में कोकिला घोष का अध्यक्ष बनना पैराग्राफ 4 की अनिवार्यता शर्त नहीं है। यानी पैराग्राफ 4 यह नहीं कहता कि जिस पार्टी में बागी जा रहे हैं उस पार्टी का अध्यक्ष भी बागी ही बने। लेकिन राजनीतिक और कानूनी प्रक्रिया में यह बहुत बड़ा एविडेंस बन सकता है। कैसे? पहला फायदा, इसमें साबित होगा कि एनसीपीआई ने इन सांसदों को सिर्फ सदस्य नहीं बनाया बल्कि पूरी तरह एक्सेप्ट किया है। और दूसरा फायदा इससे यह दिखेगा कि एनसीपीआई के अंदर
लीडरशिप चेंज हुआ है और बागी सांसद अब उस पार्टी की राजनीतिक दिशा तय कर रहे हैं। और तीसरा फायदा, जब स्पीकर के सामने कागज जाएंगे तो एनसीपीआई की तरफ से भी वही गुड बोलेगा और बागी सांसदों की तरफ से भी वही गुड बोलेगा, यानी रिसीविंग पार्टी और ज्वाइनिंग एमपीज दोनों तरफ से एक ही राजनीतिक लाइन होगी। चौथा फायदा है, टीएमसी यह नहीं कह पाएगी कि ये सांसद किसी नकली या हवाई गुट में चले गए हैं। एनसीपीआई एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है और अगर उसकी इंटरनल मीटिंग रेजोल्यूशन अध्यक्ष चुनने और एक तरह से कहें एक्सपेक्टेंस लेटर सही कागजों के साथ स्पीकर के सामने रखे जाते हैं तो बागियों का दावा और मजबूत हो जाता है। अब आते हैं स्पीकर के संभावित फैसले पर। स्पीकर सबसे पहले 3 चीजें देखेंगे। पहला, क्या 20 सांसद के हस्ताक्षर असली हैं? दूसरा, क्या उन्होंने दबाव में नहीं बल्कि स्वेच्छा से एनसीपीआई में जाने का फैसला किया है? और तीसरा, क्या यह संख्या 2/3 से ज्यादा है या नहीं? अगर इन तीनों सवालों का जवाब विपक्षियों के जो बागियों के पक्ष में जाता है तो स्पीकर के सामने पैराग्राफ 4(2) बहुत मजबूत आधार बन जाएगा। और मेरी प्रेडिक्शन यह है कि अगर बागी सांसदों के कागज सही हैं, संख्या सही है और एनसीपीआई की तरफ से फॉर्मल एक्सपेक्टेशन सही है तो स्पीकर बागियों को राहत दे सकते हैं। स्पीकर ये कह सकते हैं कि 20 सांसदों ने एनसीपीआई में मर्ज का निर्णय लिया है, संख्या 2/3 से ज्यादा है, इसलिए पैराग्राफ 4(2) के तहत यह मर्जर डीम्ड माना जाएगा। ऐसे में पैराग्राफ 2 के तहत डिस्क्वालिफिकेशन लागू नहीं होता। अब टीएमसी कोर्ट जाएगी। कोर्ट में टीएमसी कहेगी कि ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी यानी टीएमसी ने मर्ज नहीं किया है, इसलिए पैराग्राफ 4(1) लागू नहीं हो सकता है। लेकिन बागी गुट कोर्ट में कहेगा कि अगर ओरिजिनल पार्टी के संगठन का अलग रेजोल्यूशन अनिवार्य मान लिया जाए तो पैराग्राफ 4(2) बेकार हो जाएगा, क्योंकि पैराग्राफ 4(2) का उद्देश्य यह है कि जो लिगलस्ट्रेट पार्टी के 2/3 सदस्य अगर मर्जर से सहमत हो तो कानून उस मर्जर को मान ले। यानी बागियों का सबसे बड़ा तर्क होगा, हमने टीएमसी पर कब्जा नहीं मांगा, हमने टीएमसी का नाम नहीं मांगा, हमने चुनाव चिन्ह नहीं मांगा, हमने बस ये कहा है कि टीएमसी लिगस्ट्रेट पार्टी के 2/3 से ज्यादा सांसद एनसीपीआई में जाने पर सहमत हैं। इसलिए 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 4(2) के हिसाब से मर्जर डीम्ड माना जाएगा और ये कोर्ट में बहुत बड़ा वजनदार होगा, क्योंकि कोर्ट आमतौर पर यह देखेगी कि स्पीकर ने कानून की भाषा को मनमाने तरीके से तो नहीं पढ़ा। अगर स्पीकर ने नंबर वेरीफाई किए, डॉक्यूमेंट्स देखे, सिग्नेचर चेक किए, एनसीपीआई एक्सेप्टेशन देखा और फिर पैराग्राफ 4(2) लगाकर फैसला दिया तो कोर्ट के लिए उस फैसले को पलटना आसान नहीं होगा। और कोर्ट यह जरूर पूछ सकती है कि क्या यह सचमुच मर्जर है या दल बदल कानून से बचने की चाह है। लेकिन बागी कहेंगे संविधान ने ही 2/3 वाली खिड़की रखी है, अगर 2/3 सांसदों को भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो भी पैराग्राफ 4(2) लिखने का मतलब ही क्या है। यही ममता बनर्जी का टीएमसी का तर्क कमजोर पड़ जाता है और साफ दिखता है, क्योंकि टीएमसी का पूरा तर्क इस बात पर टिकेगा कि ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी ने मर्जर नहीं किया, लेकिन बागी पक्ष पैराग्राफ 4(2) की भाषा सामने रखेगा कि फॉर द पर्पज ऑफ सब पैराग्राफ 1 यानी 4 और 1 के लिए ही 4(2) कहता है कि 2/3 की सहमति मर्जर माना जाएगा। यानी 4(2) और 4(1) को एक्टिवेट करने का रास्ता देता है एक तरह से। अब बागियों की जीत प्रेडिक्शन क्यों मजबूत हो जाती है? पहला कारण है संख्या, अगर 20 सांसद सच में साथ हैं तो ये 2/3 से ज्यादा है। दूसरा कारण, एनसीपीआई कोई काल्पनिक मंच नहीं है बल्कि रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। तीसरा कारण है काकोली घोष को अध्यक्ष बनाकर बागियों ने यह दिखाने की कोशिश की है कि एनसीपीआई ने उन्हें फुली एक तरह से कहें कि फुली ऑफबोर्ड कर लिया है, यानी एक्सेप्ट कर लिया है। और चौथा कारण,
उन्होंने बीजेपी में सीधे जाने के बजाय एनसीपीआई का रास्ता चुना है, जिसमें यह व्यक्तिगत लाभ या सीधा सत्ता दल बदल कम और स्ट्रक्चर्ड मर्जर ज्यादा दिखाई देता है। और पांचवा कारण, पैराग्राफ 4(2) की डीम मर्जर वाली भाषा बागियों को सबसे बड़ी संवैधानिक ढाल देती है। इसलिए मेरी साफ प्रेडिक्शन है दोस्तों कि अगर कागजों में कोई गड़बड़ी नहीं निकली, अगर 20 सांसदों की संख्या सही निकली और अगर एनसीपीआई इंटरनल प्रक्रिया वैलिड निकली, तो पहले राउंड में स्पीकर बागियों को राहत दे सकते हैं। और अगर मामला कोर्ट जाता है तो कोर्ट भी तुरंत बागियों को अयोग्य ठहराने की जल्दबाजी नहीं करेगा। कोर्ट ये देखेगा कि स्पीकर ने पैराग्राफ 4(2) को लागू करने में कोई कानूनी गलती की है या नहीं। अगर फैसला एक तरह से कहें जो है रीजनड ऑर्डर के साथ आया, तो बागियों का बचना संभव ही नहीं बल्कि काफी मजबूत संभावना लगती है। इस पूरे मामले के सबसे बड़ी लाइन यही है कि टीएमसी कहेगी ये दल बदल है, बागी कहेंगे ये 2/3 मर्जर है। टीएमसी कहेगी पार्टी नहीं टूटी, बागी कहेंगे हम पार्टी नहीं मांग रहे हैं, हम पैराग्राफ 4 की सुरक्षा मांग रहे हैं। टीएमसी कहेगी ओरिजिनल पार्टी ने मर्जर नहीं किया, बागी कहेंगे पैराग्राफ 4(2) कहता है कि 2/3 सहमति से मर्जर डीम्ड माना जाएगा और इसी डीम्ड शब्द पर पूरी बाजी पलट सकती है। इसलिए बंगाल के इस राजनीतिक भूकंप में ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती सड़क या संसद में नहीं बल्कि संविधान की इसी लाइन में छिपी है। और अगर 20 सांसदों का दावा सही है तो एनसीपीआई में जाकर बागियों ने सिर्फ पाला नहीं बदला बल्कि दल बदल कानून की सबसे बड़ी खिड़की का इस्तेमाल किया है। यह शायद अमित शाह को भी मालूम है और यही वजह है कि मेरी प्रेडिक्शन है कि इन कानूनी लड़ाई में बागियों का पलड़ा भारी है और अगर दस्तावेज मजबूत रहें तो सदस्यता बचाने की लड़ाई में उन्हें बड़ी जीत मिल सकती है। आपका इस पर क्या कहना है दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।